साल था 1945, तारीख 9 अगस्त थी। सुबह के 11 बज रहे थे। जगह थी जापान के नागासाकी शहर में स्थित मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज का ऑफिस। ऑयल टैंकर्स डिजाइन करने वाले 29 साल के सुटोमू यामागुची अपने बॉस को 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए बम की भयावहता के बारे में बता रहे थे। यामागुची के शरीर के ज्यादातर हिस्से पर बैंडेज लगे थे और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, सही से देख भी नहीं पा रहे थे। यामागुची 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के हमले में बच गए थे। इस दौरान मित्सुबिशी के डायरेक्टर उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि सिर्फ एक बम पूरे शहर को कैसे बर्बाद कर सकता है, तुम पागल हो गए हो। यामागुची कुछ और बताते तभी बाहर एकाएक बिजली जैसी कौंधी तेज धमाका हुआ। यामागुची जमीन पर गिर पड़े। ऑफिस भी क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरे कमरे में टूटी हुई खिड़कियों के शीशे और मलबा पड़ा हुआ था। दरअसल इस सब की वजह अमेरिका का परमाणु बम था, जिसे उसने 3 दिन में दूसरी बार जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया था, जिसका कोड नेम फेट मैन था। यामागुची को इस बार भी चोटें आई, लेकिन उनकी जान बच गई। एनबीसी भारत की पड़ताल में आज हम 2 बार परमाणु हमले में बचने वाले सुटोमू यामागुची की कहानी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, प्राइम टाइम स्पेशल। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं उन घटनाओं का आपके जीवन से सरोकार है। कहीं ना कहीं देश दुनिया पर वो घटनाएं बहुत व्यापक असर छोड़ कर गई हैं। आज बात होगी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी अटैक के बारे में। आंखों को अंधा करने वाली रोशनी, फिर कान फोड़ू धमाका और सब कुछ खत्म। 1945 की बात है। नागासाकी के रहने वाले नॉटिकल इंजीनियर यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए 3 महीने से हिरोशिमा में काम कर रहे थे। 5 अगस्त को ऑफिस में उनसे कहा गया कि अब उनका काम यहां पर खत्म हो गया है, अब वो अपने घर नागासाकी जा सकते हैं। 6 अगस्त की सुबह यामागुची अपने 2 साथियों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया कि वे कोई सामान छोड़ आए हैं। वे अपने साथियों को छोड़ सामान लाने के लिए वापस लौटने लगे। करीब 7:15 बजे थे। उन्होंने एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान को शहर के ऊपर उड़ते हुए देखा। इसी दौरान यामागुची ने विमान से छोटी वस्तु को पैराशूट के साथ गिरते हुए देखा। अचानक आसमान से आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई और फिर अचानक से कान फोड़ धमाका हुआ। धमाके के साथ ही जैसे बवंडर उठ गया और यामागुची पास के आलू के खेत में जा गिरे। वह उस वक्त ग्राउंड जीरो से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। एक बातचीत में यामागुची ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश सा हो गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा था और मैं ज्यादा कुछ देख नहीं सका। वह गिरती राख की धार से घिरे हुए थे। यामागुची ने जब पैर चलाने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि चल रहे हैं। उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया और फिर उन्हें यकीन हुआ कि वो जिंदा हैं। यामागुची का चेहरा और बाहें पूरी तरह से जल गई थी और उनके दोनों कान के पर्दे फट गए थे। अचानक उन्होंने अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाईं बाह पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें वॉमिटिंग की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। उन्होंने उसे पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। किसी तरह वो वहां तक पहुंचकर बैठे, उसके तने के नीचे बैठ गए। तब तक उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। उन्होंने बताया कि यह सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने से पहले वाली फीलिंग थी, जब खाली फ्रेम बिना किसी आवाज के चमक रहा होता है। परमाणु बम के विस्फोट ने सुबह के सूरज को करीब धुंधला करने के लिए पर्याप्त धूल और मलबा उड़ा दिया था। उन्होंने सफेद धुएं के एक रेल को 3000 फीट तक उड़ते हुए देखा, जो मशरूम बादल जैसा था। हिरोशिमा की सड़कों पर जली हुई पिघली हुई लाशें पड़ी थी। इसके बाद यामागुची मित्सुबिशी शिपयार्ड के पास पहुंचे। यहां पर मित्सुबिशी में काम करने वाले उनके 2 साथी अकीरा इवानागा और कुनियोशी सातो मिले,
जो इस परमाणु विस्फोट में बच गए थे। यामागुची ने अपने 2 साथियों के साथ एक कैंप में किसी तरह पूरी रात काटी। इसके बाद 7 अगस्त को वे लोग रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि ट्रेनें अभी भी किसी तरह चल रही हैं। जब वो स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में परमाणु बम से मची तबाही साफ दिख रही थी। कई जगहों पर अभी भी आग लगी हुई थी। इमारतों और सड़कों पर जली हुई पिघली हुई लाशें पड़ी थी। चलने के लिए भी जगह नहीं थी। कई पुल मलबे में तब्दील हो गए थे। पूरा शहर धूल से सना पड़ा था। एक नदी पार करने के लिए यामागुची को शवों की एक परत के बीच तैरने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टेशन पहुंचने पर वह जले हुए और हतप्रभ यात्रियों से भरी एक ट्रेन में चढ़े और अपने घर नागासाकी के लिए रात भर की यात्रा पर निकल पड़े। 8 अगस्त की सुबह यामागुची नागासाकी पहुंचते हैं। इसके बाद वे सीधे यहां एक हॉस्पिटल में गए। यहां पर जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था वह उनका स्कूल का दोस्त था, लेकिन हाथ और चेहरे आग की वजह से इतनी बुरी तरह से झुलसे थे कि वो यामागुची को पहली बार में पहचान ही नहीं सके। इसके साथ ही परिवार के लोग भी यामागुची को पहली बार में पहचान नहीं पाए। इसके बाद बुखार से पीड़ित और पट्टियों में लिपटे यामागुची जब घर लौटे तो मां ने उन्हें समझा कि कोई भूत आ गया है और वो डर गई। इसके बाद यामागुची को अपनी पत्नी और बेटे की चिंता हुई। वे घर की तरफ भागे। जब उन्होंने देखा कि उनके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है तो उन्हें अनहोनी की आशंका होती है। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चलता है कि दोनों को केवल मामूली चोटें आई हैं। दरअसल जब विस्फोट हुआ तो उनकी बच्ची और उनकी पत्नी एक सुरंग में छिप गए थे। यह भाग्य का एक अजीब मोड़ था। यानी अगर यामागुची को हिरोशिमा में चोट नहीं लगी होती तो उनका परिवार नागासाकी में मारा गया होता। कुछ दिनों में यामागुची पर परमाणु धमाके से निकली रेडिएशन ने असर दिखाना शुरू किया। उनके सारे बाल झड़ गए, बाहों में गैंग्रीन हो गया, उन्हें लगातार वॉमिटिंग होने लगी। 15 अगस्त को जब जापान के सम्राट हिरोहितो ने एक रेडियो संदेश में देश के सरेंडर करने की घोषणा की, तब भी वह अपने परिवार के साथ एक बॉम्ब शेल्टर में थे। यामागुची ने बाद में बताया कि मुझे इसके बारे में कोई एहसास नहीं था। मुझे न तो खेद था और न ही खुशी थी। मैं बुखार में गंभीर रूप से परेशान था, करीब कुछ भी खा नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मुश्किल से ही कुछ ड्रिंक ले पा रहा था। मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। रेडिएशन के इतने सारे जोखिम झेलने के बावजूद यामागुची धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और सामान्य जीवन जीने लगते हैं। उन्होंने जापान पर कब्जे के दौरान अमेरिकी सेना के लिए अनुवादक के रूप में काम किया और बाद में मित्सुबिशी में अपना इंजीनियरिंग करियर फिर से शुरू करने से पहले स्कूल में पढ़ाया। 1950 के दशक में उनके और उनकी पत्नी के 2 और बच्चे हुए। दोनों लड़कियां थीं। यामागुची कविता लिखकर हिरोशिमा और नागासाकी की भयावह यादों को भुला रहे थे। उन्होंने 2000 के दशक तक सार्वजनिक रूप से अपने अनुभवों पर चर्चा नहीं की। बाद में उन्होंने अपना संस्मरण जारी किया और परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसी बीच 2005 में बेटे कोत्सुतोशी पर भी रेडिएशन का गहरा असर पड़ा। कोत्सुतोशी कैंसर से मौत के बाद यामागुची का रुख पूरी तरह से बदल जाता है और दूसरे विश्व युद्ध के अंत में उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने खुलकर बोलने का फैसला किया। साल 2006 में यामागुची ने न्यूयॉर्क की यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में बातें की। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 2 बार परमाणु बमकारी अनुभव करने और बच निकलने के बाद इसके बारे में बात करना मेरी नियति है। देखा जाए तो यामागुची 2 परमाणु विस्फोट झेलने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। जब नागासाकी में दूसरा बम गिरा तो उनके सहकर्मी अकीरा इवानागा और कुनियोशी सातो भी नागासाकी में थे। इसके अलावा भी करीब 165 लोगों ने दोनों हमलों का अनुभव किया। इसके बावजूद यामागुची एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें जापानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर निज़्यू हिबाकुशा या 2 बार परमाणु धमाके को झेलने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी। आखिरकार उन्होंने 2009 में यह सम्मान हासिल किया।
एक साल बाद 2010 में 93 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी थी दो परमाणु हमले में बचने वाले जापानी यामागुची की। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप हमारी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेबाकी के साथ 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए बम की भयावहता के बारे में अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।